नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजनीति में आज बात प्रशांत भूषण के सुप्रीम कोर्ट के अवमानना वाले मामले की। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने 11 साल पहले एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों पर सवाल उठाए थे, जिस पर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पूरे मामले में प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी और ना ही ये मंजूर किया कि उन्होंने कोई गलती की है। पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण ने 2009 में दिए अपने बयान पर खेद जताया, लेकिन बिना शर्त माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने दलील दी थी कि उनके बयान का गलत मतलब समझा गया। बयान का मतलब सही तरीके से कर्तव्य ना निभाना था, ना भ्रष्टाचार इसका मतलब नहीं था। प्रशांत भूषण की दलील से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी काफी हद तक सहमत दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रशांत भूषण का ट्वीट ये बताने के लिए था कि जुडिशरी को अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने भी प्रशांत भूषण के सामाजिक कार्यों का हवाला दिया और उन्हें माफी देने की मांग की। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट दलीलों से कितना संतुष्ट होता है और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर क्या फैसला सुनाता है। इन्हीं सवालों पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय चड्ढा, दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जेपी शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार मनीष छिब्बर। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष छिब्बर जी, आपसे ही मेरी शुरुआत होती है बहस की। मैटर काफी फैसिनेटिंग अब हमें दिख रहा है, काफी इंटरेस्टिंग दलील दी गई। पूरी हियरिंग में हमने देखा के वेणुगोपाल ने भी अपनी दलीलें रखी हैं, राजीव धवन ने भी अपनी बात रखी है और अरुण मिश्रा जो कि जस्टिस हैं उन्होंने भी टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण की है। ये जो पूरा मामला है इसको किस तरह से समराइज कर रहे हैं आप? क्या ये सिर्फ 2 ट्वीट तक सीमित है या फिर इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा का ये मामला ज्यादा आपको दिखता है? देखिए, ये अगर सिर्फ 2 ट्वीट्स तक सीमित रहता तो ठीक था, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा इस एक छोटे से इशू को बना दिया कि अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस्टीज है उसका इशू बन गया है। अब आप देखिए, राह चलता आदमी भी इस पे टिप्पणी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। प्रशांत भूषण जो एक अभी तक ठीक है, अच्छा काम करते हैं, वकील हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन ही इज नॉट गॉड्स गिफ्ट टू द जुडिशियल सिस्टम, ही इज जस्ट वन ऑफ द लॉयर्स। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने को इतना एक कॉर्नर में पेंट कर लिया है कि प्रशांत भूषण को लोग गांधी और मंडेला से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को शुरुआत में ही इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए था। और जो उनको थोड़ा 4 बातें जनरली कंटेम्प्ट केसेस में होता भी यही है, सुप्रीम कोर्ट जो जिन पे ये एलिगेशन होता है उनको 4 बातें सुनाती है, वो अपनी बात रखते हैं और बात खत्म करते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कहा जाए तो एक मैसेज देना चाहती थी कि आप हमारे पे सवालिया निशान, हमारे जो हम कह रहे हैं वही फाइनल है। वैसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप खुद बार कहा है कि लोग हमारे पे उंगली उठा सकते हैं, लोग हमारे पे सवाल उठा सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जजमेंट में कोई ये ना कहे कि पैसा दे के जजमेंट ली है। प्रशांत ने वही किया। प्रशांत ने उनकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कुछ फॉर्मर चीफ जस्टिस है उन पे सवालिया निशान उठाए, उन पे कुछ टिप्पणियां की। उनको वो टिप्पणियां करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, वो दूसरी बात है। लेकिन ये अवमानना कहाँ से हो गई, ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अब इसी चक्कर में फेर में फंस गई है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि अब हम इसमें से निकले कहाँ। ठीक है, इसी पॉइंट को लेकर मैं संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, जो कि आप कानून की बारीकियां हमें बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। आपने 14 अगस्त, 20 अगस्त और आज की हियरिंग भी देखी होगी। अब जिस तरह से यहाँ पर खुद कह रहे हैं मनीष छिब्बर जी कि ये जो मामला है इसमें सिस्टम कोर्ट का खुद ये इजाजत देता है लोगों को कि आप हमारे फैसले पर सवाल उठाएं। तभी तो ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच को डबल बेंच में करते हैं, डबल बेंच से हायर बेंच में करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम आपको अधिकार दे रहा है कि आप उस फैसले को गलत कहें, उस पर सवाल उठाएं। तो फिर 2 ट्वीट से कैसे इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा जो है वो खतरे में आ जाती है? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 में बना था, वो बड़े क्लियरली और बहुत स्पष्ट शब्दों में हमको परमिशन देता है हर व्यक्ति को कि वो फेयर अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट,
फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ वर्किंग को अगर कर रहे हैं तो वो अलाउड है, सेक्शन 3 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, दो तरीके का कंटेम्प्ट होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट जो होता है वो होता है विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर, अर्थात अगर आपको कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो ये केस नहीं है तो सिविल कंटेम्प्ट नहीं हुआ। ये डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 में, 2B ऑफ द कंटेम्प्ट एक्ट। 2C में डिफाइन किया गया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। देखिए, 3 तरह की चीजें क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जोड़ी गई हैं। पहली चीज जो जिसमें कि प्रशांत भूषण के केस को फॉल करा गया है हमारे जजेस के द्वारा, स्कैंडलाइजेशन और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ये पहला। दूसरा, मैंने बताया 3 चीजें होती है। दूसरी चीज होती है प्रेजुडिस और इंटरफेरेंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उसके अंदर अगर इंटरफेरेंस अगर आप कर रहे हैं तो। और तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो अगर ये 3 में से कोई आप करते हैं तब क्रिमिनल वो होता है। मैं आप यहाँ पे 2-3 एग्जांपल भी देना चाह रहा हूं। आपको याद होगा, देखिए क्या होता रहा है अभी तक, जब भी कोई कंटेम्प्ट की बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस व्यक्ति के खिलाफ उसको नोटिस देके उनको बुलाया और वो व्यक्ति से अपनी आके अपॉलॉजी मांग के उन्होंने वो बात वहीं समाप्त हो जाती थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जस्टिस काटजू का। जस्टिस काटजू जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कुछ कहा और उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया कि आइए, और उन्होंने अपॉलॉजी किया और बात खत्म हो गई। यहां पे बात अब जो भिन्न हो गई है, जिसने एक नया टर्न ले लिया, वो ये है कि जो कि कभी हमारे इतिहास में नहीं हुआ, जो कि प्रशांत ने क्या किया कि प्रशांत भूषण ने ये कह दिया कि मैं तो अपॉलॉजी मांगता नहीं, और अगर मैं अपॉलॉजी मांगूंगा तो वो मैं अपनी अंतरात्मा की जो मेरी आवाज है उससे ही अलग हो जाऊंगा। और आज के जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये भी कहा कि हम आपके जो काउंटर 2 पेज का एक एफिडेविट कल दिया था प्रशांत भूषण ने, उससे हमारी जो कोर्ट है वो और आहत हुई है। अर्थात आपने अपनी बात को बहुत पुष्टता से रख दिया और जो हमने जजमेंट 14 अगस्त को दिया था उसको आप नकार कर रहे हैं, इसका मतलब, और आप अपनी बात पर टिके हुए हैं। तो ये एक बहुत संजय चड्ढा जी, आप ये कह रहे हैं कि जो लंबा मामला खिंचा है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण जिम्मेदार है। अगर वो माफी मांग ले तो मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपने एक फेयर क्रिटिसिज्म की भी बात कही, तो वो फेयर क्रिटिसिज्म है क्या, उसकी परिभाषा है क्या, वो तय कैसे होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। जेपी शर्मा जी भी हमारे साथ सीनियर काउंसिल जुड़ गए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के हैं। जेपी शर्मा जी, आपने भी आज पूरे दिन की हियरिंग देखी होगी, काफी इंटरेस्टिंग उसमें दलीलें भी रखी गई। आपको इस पूरे मामले में क्या बड़ी तस्वीर अब नजर आ रही है? जेपी शर्मा जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वजाहत जी, मेरा आपसे सवाल है कि मान लीजिए प्रशांत भूषण को इस मामले में सजा भी हो जाती है, तो क्या इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा जो है वो बच जाएगी? क्या आगे चलकर लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना बंद कर देंगे? आपने बहुत ही एक उचित प्रश्न पूछा है मुझसे, और इसके कानूनी जो बातें हैं उसके बारे में तो बहुत अच्छे महत्वपूर्ण वकीला थे और आपसे बात हुई है। मेरा ये विचार है, और ये मेरे अनुभव के ऊपर भी ये निर्धारित है, कि यह जो अधिनियम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस जिसका जिक्र हुआ है 1971 में, यह अधिनियम स्वयं ही एक अधिनियम ऐसा नहीं है कि एक लोकतंत्र में इसको होना चाहिए। अब किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं मुख्य सूचना आयुक्त बना था, आपको जो पता है कि ये सूचना आयोग और जो मुख्य केंद्रीय सूचना आयोग था, यह अभी उसी समय स्थापित हुआ था। तो उस समय हम देख रहे थे कि इसको इफेक्टिव मुतासर किस प्रकार से बनाया जाए। उस समय लोगों से ये विचार आया था कि हमारे पास हमारे जो आदेश हैं वो माने नहीं जाते हैं, हमें कुछ जो कुछ भी बकना चाहते हैं आके लोग हमारे सामने बहस करते समय ही कह देते हैं, हमारे बारे में प्रश्न उठाते हैं, हमारे पास ईमेल्स आ जाते हैं, और ये सब आता था। लेकिन मैंने उस समय ये स्टैंड लिया कि नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ इस अधिनियम से, और मैं नहीं चाहूँगा कि यह अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तक भी एक्सटेंड किया जाए, और उसका नतीजा है कि आज तक वो एक्सटेंड नहीं हुआ।
जहाँ तक कि इस प्रश्न का सवाल है जो आपने अभी आज के लिए जो ये प्रशांत भूषण की बात चल रही है और अभी जो बहस हो रही थी उसमें ये लिखा गया कि प्रशांत भूषण की ही पोजीशन एलिवेट हो गई है, अब महात्मा गांधी के साथ इनका कंपैरिजन हो रहा है। हाँ, गांधीयन प्रिंसिपल ये था कि अगर कोई कानून कोई अधिनियम एक खराब अधिनियम है तो उसके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट करूंगा और उसके लिए अगर अधिनियम के तहत सजा है वो सजा भी मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूंगा। तो यह एक गांधीयन प्रिंसिपल को अपहोल्ड कर रहे हैं और इसका मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ अवश्य। जाहिर तौर पर आजादी के बाद कई कानून में बदलाव भी हुआ है, तो अब सवाल यही है कि अवमानना कानून में क्या बदलाव की जरूरत है या नहीं, इस पर हम आगे विचार करेंगे, बातचीत भी करेंगे अपने तमाम मेहमानों के साथ। जेपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सीनियर काउंसिल हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। जेपी शर्मा जी, संजय चड्ढा जी को भी आपने सुना होगा और उनका कहना है कि काटजू के केस में काटजू ने माफी मांग ली थी तो इस तरीके का जो मामला था अवमानना का वो रफा दफा हो गया था, लेकिन ये मामला इसलिए खिंचा है चूंकि प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलती भी नहीं की है। लेकिन प्रशांत भूषण ये भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको मजबूर नहीं कर सकता है कि आप माफी मांगे। तो आज ये पूरा मामला जो आपके सामने हियरिंग आपने देखी है, क्या तस्वीर आपको मोटी मोटी उभरती हुई नजर आती है? मैडम, मेरा ये मानना है कि ये जो कह रहे हैं कि वो माफी मांग रहे हैं, वो माफी भी मांग रहे हैं, नहीं भी मांग रहे हैं, कोर्ट को गाली भी देना चाहते हैं, जजों को भ्रष्ट भी कहना चाहते हैं और वो साफ भी बने रहना चाहते हैं। कानून में ऐसा नहीं होता। ही जो है मिस्टर प्रशांत भूषण इज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ही मस्ट अंडरस्टैंड वट एवर ही इज सेइंग। ही इज ए सीनियर एडवोकेट। अगर उन्होंने कहा है कि 4 जजेस करप्ट हैं, ही हैज टू प्रूव, ही हैज टू से whatever document he has, whatever instrument he has with him। और अगर ये ऐसा नहीं है, अगर वो ये साबित नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी वकीलों को सजाएं दी हैं। इसमें जो है मिस्टर आयुब खान और आर के आनंद का उदाहरण आपके सामने है जी। अगर प्रशांत भूषण जेपी शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि मैंने करप्शन की बात कही, लेकिन करप्शन का मतलब ये नहीं कि रिश्वत ली, घूस ली। ये मेरा मतलब है कि कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभाए गए। इस पर संजय चड्ढा जी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। उनके बयान में साफ तौर पे लिखा है 4 जजेस भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट का मतलब ये नहीं है कि वो ये आज ये चौराहे पे ये खड़े होकर कह देंगे, मेरा मतलब ये नहीं था। किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर आप इल्जाम लगाएं और सीनियर एडवोकेट होकर बचना चाहें, ये नहीं हो सकता। ठीक है संजय जी, अपनी बात पूरी रखिए, उसके बाद मुझे मनीष जी के पास जाना है। मैं छोटा सा जो अभी जेपी शर्मा जी कह रहे थे उसमें एडिशन करना चाहूंगा। देखिए, दो चीजें हैं आपको देखनी है। एक तो पहला जो 2 ट्वीट का मामला है वो अलग है, उसमें निर्णय आ चुका है और उसमें कोर्ट ने ये फाइंडिंग दे दी है कि अब उसमें सिर्फ सेंटेंस की बात है। जहां तक पुराना केस है उसमें 2 चीजें बड़ी अहम है। उसमें उन्होंने कहा, एलिगेशन लगाया, और जैसे कि हमारे अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी ने भी कहा है कि जो प्रशांत भूषण है उसको पूरी डॉक्यूमेंट पेश करने चाहिए, क्या किस वजह से उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जो पिछला केस है और जो जिस तहलका वाला 2009 के केस की बात कर रहे हैं। दो केसेस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। जो इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं वो है 2 ट्वीट्स के बारे में। क्या ये एक फेयर क्रिटिसिज्म है? क्या ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के तहत प्रशांत भूषण ने कहा है? ये इसका अवलोकन होना बहुत जरूरी था, जो मेरे ख्याल है जजेस ने अपना निर्णय दे दिया है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी लेकर एक बहस छिड़ गई है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर अवमानना का केस ये ज्यादा है। मनीष जी, अब मैं आपको यहाँ पर बहस में लाना चाहूंगी, क्योंकि हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम जाता है ऑन रिकॉर्ड, उसमें पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के मदन वी लोकुर, और उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठे हों। इमरजेंसी के दौर में भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी थी, उस पर कई सवाल उठे थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जीता, रिबिल्ड अपने आप को किया। तो उस तरीके के फेस आते रहे हैं, तो क्या इस दौर को भी हमें इस रूप में ही देखा जाना चाहिए? आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जैसे लोकुर ने जो कहा है मैंने देखा, मेरा इसके बारे में बड़ा सिंपल है। देखिए, आप जजेस चाहते हैं कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें और इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करें। प्रशांत ने कहाँ कहा है कि मैं इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, मैं जजेस की रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। लेकिन अब आप किसी के सिर पे बंदूक रख के आप उसे कहें कि आप मेरी रिस्पेक्ट कीजिए, तो ये भी एक वाजिब आपकी रीजनिंग नहीं है। दूसरा,
ट्रुथ प्रशांत भी कह रहे हैं, और ये अब कानून में चेंजेस हुआ है कि ट्रुथ इज ए डिफेंस इन कंटेम्प्ट केसेस। अब आप प्रशांत को मौका दीजिए, आप उनसे पूछिए कि आपने कहा कि फलां जजेस है। अब देखिए, उन्होंने 9 जजेस का नाम लिया था जो तहलका में जो इशारा था, उसमें से कई जजेस अभी भी सीरियस, अभी भी जिंदा हैं, अभी भी घूम फिर रहे हैं, आपको मिल जाएंगे। अगर वो इतना सीरियसली इस इशू पे उनको नाराजगी थी तो उनके पास ऑप्शन था रिटायरमेंट के बाद डेफेमेशन क्यों नहीं फाइल किया उन्होंने प्रशांत के साथ। इनफैक्ट मैं उनमें से कई जजेस को प्रशांत के साथ उठते बैठते देख चुका हूँ। मेरा एक छोटा सा इसमें ये है, देखिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको ना लार्ज हार्टेड होना चाहिए। ये छोटा मोटा अगर किसी ने आप पे उंगली उठा ली, अब लोग मोदी जी के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, राहुल के बारे में इतना कुछ बोलते हैं जी। हर केस में अब वो जाके केस करना शुरू हो जाए तो देश कहाँ जाएगा। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूशंस का किरदार ऐसा हो, कैरेक्टर ऐसा हो, उनका काम ऐसा हो कि हम लोग खुद उनकी इज्जत करें। ये बात मांग है। प्रशांत का एक छोटा सा है, वो कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे चीफ जस्टिस को वो मोटरसाइकिल पे बैठना वो एक गलत सिग्नल गया। मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, प्रशांत क्या कह रहे हैं मैं कह रहा हूं, तो अब आप मेरे पे भी मुकदमा करेंगे। हजारों लोगों ने इस बात पे कमेंट किया। तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, लेकिन ये कहने के बाद क्या मैं चीफ जस्टिस की रिस्पेक्ट कम करता हूं? बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है कल को किसी वजह से अगर मेरे को कहीं से परेशानी हो, मेरे पे सरकार मेरे पीछे पड़ जाए, कोई गलत लोग पीछे पड़ जाए, जाहिर तौर पर एक जज पर टिप्पणी क्या ये पूरे कोर्ट, पूरे इंस्टीट्यूशन पर की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने के बराबर है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आखिरकार चुनौती असल में है क्या। जरूरत क्या प्रशांत भूषण को सजा देने की है या प्रतिष्ठा बहाल करने की? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेपी शर्मा सीनियर काउंसिल दिल्ली हाईकोर्ट के हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। जेपी शर्मा जी, चूंकि सोशल मीडिया पर भी एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है, कई बुद्धिजीवी प्रशांत भूषण के सामने साथ आ गए हैं, कई जो पूर्व जजेस हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं प्रशांत भूषण को, और यहाँ तक कि कई वकील भी आंदोलन चला रहे हैं। उन सभी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सम्मान होता है, जो प्रतिष्ठा होती है, वो उनके जजमेंट से होती है, उनके एक्शन से होती है। तो सवाल ये है कि क्या 2 ट्वीट्स या कुछ तरीके की आलोचना या कुछ टिप्पणियां इंस्टीट्यूशन के सम्मान को ध्वस्त कर सकती हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि बात ये 2 ट्वीट की नहीं है मैडम। मेरा ये कहना है, अभी मैं सुन रहा था एक मित्र आपके सामने कह रहे थे कि उनके मुंह से निकल गया। अरे भाई, इंसान है ना प्रशांत भूषण जी, अगर गलत निकल गया तो इतना करेज होना चाहिए कि साहब मेरे मुंह से गलत निकल गया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। वो तो क्या कह रहे हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, जो आपको फैसला करना है वो कर दीजिए जी। मॉडिफिकेशन में जिस प्रकार का वो एफिडेविट देना चाहते हैं, मतलब वो ये कहना चाहते हैं मैं जो कह रहा हूं वो तो सही है, बाकी तुम जिसको जैसा मर्जी समझ लो। मैडम, ये सीधा इट वाज ए थ्रेट टू द इंस्टीट्यूशन। मेरा कहना है कि आप जैसे जिम्मेवार आदमी ने अगर ये बात चौराहे पे कही है कि 4 जजेस भ्रष्ट हैं, तो आप में इतना साहस होना चाहिए, हम तब आपको समझे वॉरियर कि आप ये कोर्ट में कहें साहब दिस इज द रीजन मैंने जो कहा है, और इसके बाद आप मुझे जो है सजा देना चाहें तो दे दीजिए। लेकिन तो जेपी शर्मा जी, के वेणुगोपाल जो कि सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल, वो भी कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसको देखते हुए माफी दे देनी चाहिए प्रशांत भूषण को। कमेंट कर दीजिए, हिदायत दे दीजिए, उतना काफी रहेगा। देखिए, मैं अटॉर्नी जनरल की बात से बाहर नहीं जा रहा हूँ मैडम,
जी। लेकिन मेरा कहना है अटॉर्नी जनरल की बात को भी आप एक तरफ रख दीजिए। प्रशांत भूषण जी का अपना कैरियर कहाँ है, अपना करेज कहाँ है? अगर गलती होगी तो मान लेना जी, हाँ साहब गलती होगी, कोई बात नहीं, इंसान है, बोनाफाइड मिस्टेक्स आर परमिसिबल। ठीक है, तो आप कहते हैं कड़ा कल को फैसला ये देते हुए एक बड़ा संकेत देना चाहिए, एक बड़ा मैसेज देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। मनीष जी यहाँ पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मनीष जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद संजय चड्ढा जी के पास जाना है। जी हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक शर्मा जी को समझ में कुछ गलती हुई है। प्रशांत ने कभी नहीं कहा है कि उसने ये जो कहा जजेस के बारे में, उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैंने गलत कहा है या मैं इससे पीछे हट रहा हूँ। उन्होंने कहा ये मेरा व्यू पॉइंट था और मैं अभी आई एम स्टिल स्टैंडिंग बाय इट। आप मुझे मौका दीजिए, मैं इसको रिपीट करूंगा। वो कहाँ कह रहे हैं कि मैं। दूसरी बात, मैं देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने 1 मिनट के लिए हम ये मान भी लें कि उन्होंने ये गलत कहा, ठीक है, तो अगर आज वो मान लें कि कि उन्होंने गलत कहा और उनको माफी मांग ले, तो क्या वो जो उन्होंने उस समय कहा वो सब गायब हो जाएगा? लोग आज से 50 साल बाद भी किसी ना किसी को अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठ के अगर गूगल करेंगे वो मिल जाएगा। मेरा सिर्फ बार बार जो मैं कह रहा हूं, जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस की इज्जत इन चीजों से नहीं बहाल होती है, नहीं बढ़ती है। इंस्टीट्यूशंस की इज्जत उनके कैरेक्टर से और उनके कामकाज से बढ़ती है। आप काम अच्छा कीजिए, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अब मेरी पूरी आस्था है, मैं अब मतलब प्रशांत ने 2 ट्वीट किए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, उसके बाद क्या इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में मेरी राय, मेरी नजर में ये गिर गए? बिल्कुल नहीं। मेरी आस्था उनमें आज भी उतनी है जिनकी उन ट्वीट से पहले थी। ठीक है, यहाँ पर वजाहत हबीबुल्ला जी, चूंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है सुप्रीम जो हाई कोर्ट के जज थे करण, उन्होंने खुद 6 महीने की सजा मानना के केस में भुगती थी और वो खुद समर्थन प्रशांत भूषण का कर रहे हैं और उनका कहना है कि अदालत भी आलोचना से परे नहीं हो सकती, कानून से परे नहीं हो सकती है। तो एक नई बहस ये छिड़ गई है कि अवमानना का जो कानून है, क्या उसमें अब बदलाव किया जाना चाहिए? चूंकि कॉलोनियल ये कानून था, अंग्रेजों ने बनाया था ताकि उनके फैसले पर कोई क्वेश्चन ना कर सके। तो आपको लगता है कि अब इस पर वाकई विचार होना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा था जी, कि ये नियम है, ये आजकल के ज़माने में और आजकल के हमारे भारतीय लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। अब ये अभी कहा गया था कि किसी ने किसी को भ्रष्ट कह दिया। अब जब मैं आपको बता रहा था, मैं जब मुख्य सूचना आयुक्त था तो मुझे ना केवल भ्रष्ट भी कहा गया, एंटी नेशनल भी कहा गया, प्रो पाकिस्तान भी कह दिया गया। लेकिन ना ही मैंने किसी से कहा कि आप ना मैंने कहा आप प्रूव कीजिए कि मैं कैसे भ्रष्ट हूँ, या आप प्रूव कीजिए आके। नहीं, वो बात ही नहीं रही। और क्या उसका कोई सेंसेशन हुआ? नहीं, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया कि किसी ने क्या कहा। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी अध्यक्षता में जो केंद्रीय सूचना आयोग था उसकी जो प्रतिष्ठा बनी उसी समय में बनती है जी। तो ये बात जैसे अभी कहा गया कि जो मैं आदर और मैं सम्मान जो चाहता हूँ लोगों से, वो मैं प्राप्त करूँ बेशक, लेकिन मैं सम्मान प्राप्त करूँगा अपने काम से, ये नहीं क्योंकि मुंह बंद करने से। ठीक है, संजय चड्ढा जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बहुत देर से अपनी बात भी रखिएगा। और साथ में मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि अवमानना कानून में क्या वाकई अब बदलाव का वक्त आ गया है, इस पर भी टिप्पणी। मनु जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जैसा कि अभी वहाबुल्ला साहब कह रहे थे, बिल्कुल बात सही है कि काम से तो आपकी मजबूती दिखेगी, काम से तो आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, लेकिन कुछ एक संस्थान होते हैं जिनकी आपको प्रतिष्ठा, जिनकी गंभीरता को कायम करना हमारे लिए आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे लोगों के विचार भिन्न हो। हमें किसी भी तरीके से उसकी प्रतिष्ठा को, सम्मान को ऊपर रखना है, पहली चीज। नंबर दूसरी बात, जो ये कानून की बात है, ये कानून देखिए बहुत एक्सेप्शनल तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, हमने ये कानून बोरो किया है कॉमन लॉ से, और आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ा ये एक डिफरेंट फील कर रहा हूं कि कॉमन लॉ में ये बिल्कुल ऑलमोस्ट डिमोलिश हो चुका है, ऑलमोस्ट हट चुका है। और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ही हम देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी को
दोषी पाया जाता है। और सिर्फ सिविल कंटेम्प्ट की जहां तक बात है, उसके केसेस बेतरतीब मिलते हैं हमको। और हमने जहां तक हमारे हिंदुस्तान का कानून की बात है, उसमें भी जो कई बहुत हमारे जूरिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जजेस हैं, उन्होंने इस चीज को दोहराते हुए कहा है कि अब जरूरत है इसमें चेंज की। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, फेयर कमेंट बिल्कुल लाजमी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जेपी तो शर्मा जी, उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ठीक है जेपी शर्मा जी, चूंकि लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार हर आम नागरिक को भी होता है और कोई भी संवैधानिक संस्था जो है आलोचना से उसकी साख मजबूत ही होती है, तो आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती क्या है? क्या प्रतिष्ठा बहाल करने की ज्यादा है या फिर प्रशांत भूषण को सजा देना जरूरी ज्यादा है? नहीं मैडम, मैं आज फिर आपको दोहरा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कभी किसी को सजा देने में, आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट से सजा का मतलब है कि उसका अंतिम अवसर निकलना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि हम आपको दोषी पाते हैं, तो बहुत ही विकट परिस्थिति रही होंगी और बहुत मौके दिए गए होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मौके की अगर बात है तो यहाँ पर अपील करने का मौका, यहाँ पर वजाहत जी अगर मैं सही हूं तो नहीं मिला है। यहाँ पर प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया था कि मुझे आप अपील करने का मौका दीजिए, लेकिन यहाँ पर कोर्ट का जो जोर था वो सारा सजा पर था, सजा की तारीख भी तय कर दी गई। तो जिस तरह से ये पूरा मामला खिंचा कि 3 दिन की मोहलत आपको देते हैं, आप माफी मांगिए, फिर आज भी कहा गया आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, फिर से विचार कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, तो ये जिस तरह से खींचा गया है ये मामला, आपको लगता है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा है, इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा है, वो बड़ी है ऐसे में? मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मेरे विचार में जो गालियां पड़ी मुझे मुख्य सूचना आयुक्त होते हुए, उससे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की प्रतिष्ठा घटी नहीं बढ़ी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप सुनिए, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरी आलोचना आरंभ में करते रहे और मेरे अच्छे अजीज दोस्त बन के जब तक कि मैं 5 साल के बाद वो उधर से मेरा समय समाप्त हुआ, तो वो अच्छे दोस्त और अभी तक मेरे दोस्त। ठीक है सर क्लोजिंग कमेंट मनीष तिब्बत जी आपसे, वक्त मेरे पास बेहद कम है, संक्षेप में दीजिएगा। प्रशांत भूषण चूंकि कोई पाकिस्तान से आए हुए नागरिक नहीं है, वो इसी कोर्ट का हिस्सा रहे, इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहे हैं, 30 साल एडवोकेसी की है, 2G स्पेक्ट्रम हो, कोयला घोटाला हो, CVC की नियुक्तियां हो, सामाजिक मुद्दों को वो लेकर आए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अब आगे आपको क्या संकेत यहाँ से मिल रहे हैं कि वाकई प्रशांत भूषण को सजा देना जरूरी है, या जिस तरह से बड़े दिल की बात कही जाती है, स्टेटमेंटशिप दिखाने की बात कही जाती है, आलोचना को स्वीकार करने की बात कही जाती है, वो यहाँ पर कोर्ट को करना होगा? देखिए, आज की पेशी के बाद तो एक चीज समझ आ रही है कि आप दोनों साइड्स ने थोड़ा थोड़ा अपने को मेलो डाउन किया है। कोर्ट की तरफ से आज कुछ पॉजिटिव वाइब्स जिनको कहते हैं, कुछ एक संकेत मिला है कि कोर्ट भी चाहता है अब इस मामले को बहुत ज्यादा हो गया, बहुत आगे ले गए, अब इसको खत्म किया जाए। अब इन्होंने इसलिए प्रशांत और उनके वकील को कुछ टाइम दिया है और मुझे लगता है, देखिए, कोर्ट अगर चाहे ये तो कोई ना कोई बीच का रास्ता ये निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रशांत अभी भी अड़ते हैं तो मुझे लगता है कोर्ट अपनी इज्जत की खातिर उनको चाहिए कि प्रशांत को बोले हम ठीक है तुमने गलती की, हम तुम्हें माफ करते हैं। ठीक है, अब देखना होगा महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे फैसला लेता है। आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।